हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें खत्म कर ली है। तो हमने अभी तक खत्म कर लिया भाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना। भाई जितने भी आकार थे, आकृति थी, उनके क्षेत्रफल के बारे में देख लिया। उसके अगली एक्सरसाइज में हमने क्या था कि उसके आयतन के बारे में देख लिया। और लास्टली हमने जो पढ़ा है 13.3, उसके अंदर हमने देखा एक आकृति जब दूसरे आकृति में बदलती है तो उनके आपस में उनकी जो साइड से उनका क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले लास्ट टॉपिक है क्या, शंकु का छिन्नक। इसको हम आज कंप्लीट करेंगे कि शंकु का छिन्नक क्या है। अब छिन्नक के बारे में बताऊं तो छिन्नक के बारे में मैंने शुरू में ही आपके जो फॉर्मूले जो बताए थे, मैंने फॉर्मूले सारे मैंने कहते हैं बताए थे किस तरह से बने हैं फॉर्मूले, उसमें मैंने छिन्नक के बारे में पूरी चीज़ें बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो बिल्कुल देख लेना। वो वीडियो देख लोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं शंकु के छिन्नक की। तो छिन्नक में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, क्वेश्चन इसमें उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 12 है। तो हम यहाँ पर इसके उदाहरण और एनसीईआरटी के जितनी प्रश्नावली में प्रश्न है सब के सबको कंप्लीट करेंगे, बस साथ में बने रहना। तो यहाँ देखिए उदाहरण 12 की बात करते हैं। उदाहरण 12 में क्या है, शंकु का छिन्नक है। भाई एक छिन्नक है जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसकी त्रिज्या 28 है और 7 है। ये चीज़ देखिए, चलो हम छिन्नक बना लेते हैं। एक छिन्नक मैंने यहाँ बनाया, भाई छिन्नक हो गया। इसकी त्रिज्या यहाँ पर मान लो मैंने एक छोटा आर ले लिया, इसको बड़ा आर ले लिया। ये दो चीज़ें हो गई भाई, एक छोटा आर होगा एक बड़ा आर होगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई एच मान लिया जो कि 45 है, यानी ऊंचाई हमारी 45 है। और ये जो बड़ा आर है ये कितना है हमारे पास, ये 28 है। बड़े आर को हम ले सकते हैं 28 और छोटा आर जो है वो 7 है। ये चीज़ हमें दे रखी है। इसकी तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो एल हमें नहीं पता। इसमें निकालना क्या है, हमें आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन से हम तीनों चीज़ें रिवाइज कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, तीनों फॉर्मूले क्या थे, चलो मैं फॉर्मूले पहले बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं आयतन का। तो भाई आयतन का फॉर्मूला क्या था, आयतन होता क्या है, तो आयतन क्या होता है तो बहुत रिपीट कर लिया हमने। भाई इस समझ लो ये बाल्टी है, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, कितनी चीज़ें भरी जा सकती है, उसे आयतन कहते हैं। तो आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई एच और आर का स्क्वायर और बड़े आर का स्क्वायर प्लस में आर गुने में आर। कभी कभी हम इसको R1 R2 भी लिख लेते हैं या फिर छोटा और बड़ा आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया आयतन। उसके बाद बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको मैंने बताया था क्या कहते थे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम CSA भी कह सकते हैं। तो अगर CSA की बात करें तो कितना था ये, तो पाई आर एल तो होता था शंकु का, ये होता था। लेकिन फिलहाल शंकु का छिन्नक है तो छिन्नक में तो दो दो हो गए हैं, इसमें आर दो दो हो गए। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एल और यहाँ पर आएगा क्या आर प्लस में आर, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी कह सकते हैं, कुल भी कह सकते हैं, संपूर्ण भी कह सकते हैं। तो संपूर्ण की बात करें तो इसको हम कहते थे क्या, TSA कहते थे इसको। ठीक है, यानी हम बात करते हैं यहाँ पे TSA की। तो TSA में क्या होता था, देखो वक्र क्या था, वक्र में क्या क्या था कि भाई साइड साइड का एरिया था। और कुल की बात करें, संपूर्ण की बात करें तो नीचे ऊपर का ढक्कन भी लगेगा। पहले ढक्कन नहीं था, वक्र में सिर्फ साइड साइड का था, अब इसमें ढक्कन भी लग रहा है। अब ढक्कन लग रहा है तो क्या होगा, तो भाई जो साइड साइड का क्षेत्रफल था वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पाई एल आर प्लस में बड़ा आर लिखेंगे प्लस में। अब क्या लिखेंगे, देखो ये तो साइड साइड का हो गया। अब ढक्कन, ढक्कन मतलब ऊपर, ढक्कन किस शेप का है, तो ढक्कन है वृत्त। ठीक है, ढक्कन क्या है, ढक्कन का आकार है वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। और ये नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन नीचे बड़ा आर है तो बड़ा आर स्क्वायर होगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, चलो अब हम इसमें तीनों निकालना शुरू करते हैं। तो एक एक करके निकाल लेंगे। तो पहले आप क्या करो, फॉर्मूले तो आपको लिखवा दिए हैं तो आप नोट कर सकते हो। मैं इसको दोनों को इरेज करता हूँ, पहले हम आयतन निकालेंगे। चलो आयतन के बारे में देख लेते हैं पहले। तो इसमें पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या है। तो दिए हुए में देख लेते हैं दिया है क्या क्या चीज़ें दे रखी है हमें। तो दिए हमें देख सकते हैं भाई, इसमें त्रिज्या दे रखी है, यानी हम कह सकते हैं छोटा वाला त्रिज्या, छोटा त्रिज्या जिसे हम कहेंगे आर, जिसे हम कह सकते हैं छोटा आर, और जो कि हमें दे रखा है 7। ठीक है, छोटा आर 7 दे रखा है। अगर हम बात करते हैं बड़े त्रिज्या की,
तो ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 28, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं छोटा आर बड़ा आर, और हाइट ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई को मैंने h मान लिया और ये दे रखा है हमें 45, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें दे रखी है, दिए हुए को हमने साइड में लिख लिया। अब निकालना है हमें आयतन। आयतन निकालने के लिए क्या होगा, जो वैल्यू थी उसको रख देते हैं। 1/3 है, पाई है, पाई को लिख सकते हैं क्या 22/7, h है जो कि 45 है, r की बात करें तो 7 का वर्ग होगा, इस r की बात करें तो ये 28 का वर्ग होगा, और इसकी बात करें तो 7 गुने में 28 होगा। ये चीज़ आ रही है हमारे पास, ठीक है भाई। यहाँ से हम देख सकते हैं भाई 3 से ये कटेगा कितने पे, 15 पे। चलो ये आ गया हमारे पास 22/7 गुने में 15। अंदर की बात करें तो क्या क्या चीज़ें दे रखी है हमें, तो 7 का वर्ग होता है 49, 28 का कितना होता है बेटा, याद रखो ये सारी चीज़ें, 28 का होता है 784, इसका कितना होता है, तो हम इसको कर सकते हैं 7 या 21 और 7 दूनी 14, 196 हो जाएगा। देखो जब भी ऐसी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, 7 को 30 से गुना कर लो तो 7 या 21 210 हो जाएगा, उसमें से 2 कम है ना, तो 7 दूनी 14, 210 में से 14 घटा दो तो आ गया 196। या आपको नॉर्मली गुना आता है तो गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं 7 × 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो जैसे भी आपको सूटेबल लगे। यहाँ पर बात करते हैं, ये आ गया 22/7 गुने में 15, इसकी बात करते हैं अंदर जोड़ने पे। तो ये जुड़ेगा तो कितना होगा भाई, 86 में 96 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ते ही ये 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 880, 980, 980 में 50 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1030, जो कि आ जाएगा एक कम 1029, 1029 आ गया, ठीक है। अब शायद ये 7 से कटेगा, 7 से काट के देख लेते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 से काटते ही ये आ जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 4, 7 4 नहीं 7 एकम 7 70, मतलब बचा 32, और 7 चौक 28, बचा 4 और 9 7 49, मतलब 147 आ गया। यानी हम कह सकते हैं ये आ रहा है 22 गुने 15 गुने में 147। तो पहले 15 को 22 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो रहा है 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 मतलब 33 आ गया, गुने में 47 आ गया 100, ठीक है भाई। अब इसको अगर गुना करेंगे तो भाई क्या करते हैं, 33 को 147 से गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं भाई 147 को 33 से गुना कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 4 या 12 तो 14 हासिल 1, और 3 एकम 3 एक 4, ये आ रहा है 441। अगले में भी 441 आएगा क्योंकि 33 है, 33 में दोनों में सेम आएगा, सीधे लिख देंगे 1 5 8 4, ये आ रहा है। यानी हम इसमें कह सकते हैं भाई कितना आ रहा है 4 8 5 1, ये गुना करके आ रहा है, इसमें एक 0 एक्स्ट्रा है तो 0 हमने लगा दिया। और ये हम निकाल रहे हैं आयतन, और आयतन निकाल रहे हैं तो इसका मान किस में आएगा, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर की घात 3 इस तरह से आएगा। तो यहाँ हमने इसका आयतन निकाल लिया, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलो भाई अब इसको आते हैं, इसके बाद आते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे। इसमें हम देख सकते हैं, वाइट बोर्ड ले लिया हमने, इसमें हमें दे रखा है क्या आर आर एच, ये 3 चीज़ दे रखी हैं। अब देखो वक्र पृष्ठ के लिए हमें एल का मान पता होना चाहिए, क्योंकि हम बताएं भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो CSA जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था हमारा, ये फॉर्मूला था पाई एल, और ये था R1 + R+R, ये था। इसके लिए हमें एल पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले एल निकाल लेते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या था, तो एल का फॉर्मूला था भाई H² प्लस में R - R का स्क्वायर, यही था हमारे पास, ठीक है। तो भाई इसमें हम बात करें तो क्या क्या चीज़ हमें दे रखी थी, तो क्या क्या चीज़ दे रखी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R दे रखा है 7, देखो छोटा r दे रखा है 7, बड़ा R दे रखा है 28, और h दे रखा है 45, ठीक है। ये 3 मान दे रखे थे, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, ये आ रहा है 45 का स्क्वायर, प्लस में r की बात करें तो ये 28 माइनस में 7, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है।
45 की बात करें तो ये 45 का स्क्वायर तो आ ही रहा है, और यहाँ पर आ रहा है ये आ रहा है तुम्हारा 21 का वर्ग। ठीक है, अब 45 का वर्ग कितना होता है, तो 45 के वर्ग की बात कही जाए तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 25 और 4 पंचे 20 ये आ गया, और 21 का होता है 441। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, इतनी जल्दी कैसे कर दिया 45 का स्क्वायर। तो देख लो 5 वाले जितने भी, जिसके भी एंड में 5 होता है उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको क्या चीज़ है इसमें। 45 लिखा है, इसका वर्ग है। देखो जब भी आपको ऐसा कोई नंबर मिल जाए, जब भी ऐसा कोई नंबर मिल जाए, तो जब भी मतलब नंबर ऐसा जिसके अंत में 5 हो, तो इस 5 को डायरेक्टली स्क्वायर लिखो। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसके पहले वाली जो संख्या है, ठीक है, 4 जो है, इसको क्या करना है, इसके अपने आगे वाले नंबर से गुना कर देना है। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 को 5 से गुना कर दोगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, ये वर्ग हो गया। अब बोलो क्या ये सर सब में लागू होता है, तो हाँ सब में लागू होता है जिसके आखिरी में 5 हो। मान लो आपको 65 का वर्ग करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, 5 का वर्ग क्या होता है, तो ये 25 होता है। और 6 की बात करें तो 6 का अगला नंबर क्या होता है 7, तो 6 7 42। अब चेक कर लेना, इसका यही आएगा, 65 का स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो सकती है। ठीक है, चलो अब यहाँ की बात करते हैं, इसको जो हम जोड़ेंगे तो जोड़ते ही कितना हो रहा है भाई, ये 41 में 25 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 4 2 6 66 आ जाएगा, मतलब 2466 लिख सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब इसका वर्ग निकाल लेते हैं। ये पूर्ण वर्ग तो नहीं आ रहा, पॉइंट में आएगा, तो इसका वर्ग मैं निकाल देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो जाए। 2466 आ रहा है, तो 2 2 का पेयर बनेगा इसका, यही होता है। ये किसके वर्ग के पास आ रहा है, तो 5 तो 25 जाएगा, 4 पे आ जाएगा, 4 चौक 16, ऊपर से कितना बचा ये 14 में से 6 गया, 8 बचा, और बस 8 बचा है, ऊपर से उतार दिया हमने 66, 4 4 8 हो गया। अब किस पे जा सकता है, तो अब इस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से कर लेते हैं। 9 से करेंगे तो 9 क्या होगा, 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80, ये आ गया, ऊपर से आ गया 65। ठीक है, पॉइंट लगाया हमने, और फिर पॉइंट लगाते डबल ज़ीरो लग जाता है, और ये कितना हो गया, 9 9 18 हो गया, मतलब कि 98 आ गए। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये, तो अब इसको देख सकते हैं भाई 6 पर, लगभग 6 या 7 पे देख लेते हैं। ठीक है, 7 से अगर करते हैं तो कितना आ रहा है, 7 7 49 आ रहा है, 4 7 7 56 4 56 4 60 हो जाएगा, हासिल 6, और 100 9 से 63 63 और 6 कितना होगा, तो 63 और 6 हो जाएगा ज़्यादा, यानी 7 पे नहीं जाएगा ये, और ये जाएगा 6 पे। ठीक है, 6 पर जाएगा, तो 6 6 36 का 6 हासिल 3, और 8 6 48 48 और 3 कितना होगा, 51 का 1 हासिल 5, और 6 9 54 54 और 5 59। ठीक है, यानी लगभग ये 6 पर जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ यही बस 49.6, इतना लिख दो बहुत है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना आपको, 49.6 पे लिख सकते हैं। तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, 49.6 ये आ गया, 49.6 ये हमारा इसका मान आ गया एल का। ठीक है, अब हमें निकालना था पाई आर एल, मतलब सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, पाई का मान होता है 22/7, एल का मान आपने निकाल लिया 49.6, और आर की बात करें तो 7 और 28 है, तो 7 प्लस में 28 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 22/7 गुने में 49.6, और यहाँ पर 7 और 8 कितना होगा, ये 35 हो जाएगा। 35 को 7 से कहता है 7 पंचे 35, 5 पे कट गए। 55 को 5 को 22 से गुना करेंगे तो ये आएगा 110 गुने में 49.6। जब भी 11 दिख जाए तो मैं देखो पॉइंट से 0 तो ख़त्म। ठीक है, यानी हम सीधे लिख देंगे 11 गुने में 49.6 लिख देंगे, पॉइंट ख़त्म हो चुका है तो 49.6 आ जाएगा, क्योंकि 0 से पॉइंट चला गया। अब यहाँ पर इसको 11 से गुना करना है, तो जस्ट जब भी 11 से गुना करना हो तो क्या करना है, उसको 2 बार लिख दो, एक अंक छोड़ के। ठीक है, 6 आ गया, ये 5 आ जाएगा, हासिल 1 4 और हासिल 1 5, ये आ रहा है हमारे पास। यानी हम इसमें लिख सकते हैं कितना आ रही है, 5456। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, जो किसी का भी क्षेत्रफल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल दिया इसका CSA निकाल दिया। ठीक है,
यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया है। तो क्वेश्चन में हमें कह रखा था भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, तो वो हमने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला भी क्या था, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर कहा जाए तो फिर से देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, आर का मान कितना है 7, बड़े आर का मान 28 और एच का मान आ रखा था हमारा 45 और एल का मान हमने निकाल लिया है 49.6 और सी ए से भी हम निकाल चुके थे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल चुके थे और वो कितना आया था हमारे पास, सी ए से हमारे पास आ रखा है 5456 ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम टी एस ए भी कहते हैं। ठीक है ना, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था हमें। इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या था, पाई एल आर प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ था हमारे पास। और इसका मान, ये तो सी एस ए था, इसका मान तो ये निकाल चुके हम, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकाल चुके हैं तो लिख दिया हमने 5456 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों में कर लेते हैं भाई, पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या आ रहा है, आर जो है, बड़ा आर क्या है 28 का वर्ग है और छोटा आर जो है वो 7 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5456, पाई की जगह 22/7, 28 के वर्ग की बात करें तो 28 का वर्ग कितना होगा, तो ये था 784 प्लस में 49 था। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5456 प्लस में 22/7 गुने में 784 में जब ये जोड़ेंगे तो 8 5 13, 8 5 13 3 3, ये कुछ आ गया। ठीक है, तो 9 5 13 93 हो जाएगा, 93 के बाद ये, हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसको हम 7 से काट सकते हैं, तो 7 से कटेगा तो कैसे कटेगा भाई, 7 एकम 7 बचा 13, फिर 7 एकम 7 बचा 6 और 9 7 63, 7 9 63, यह चीज़ आ गया। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास जो आया है 5456 प्लस में 22 गुने में 119। ठीक है, अब 22 को 119 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 119 है और 22 से करोगे तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, अब फिर से वही लिख दो, 8 1 हासिल रह जाएगा 6 और 2 2 6 1 8 हो जाएगा। तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं क्या भाई, 5456 में 2 6 1 8 जोड़ देंगे और जब इसको जोड़ोगे, क्या जोड़ रहे हैं हम इसमें, 5456, 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 1 की जगह 5 6 7 आ जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, मतलब ये हमारा कितना आ रहा है 8074, 8074 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई वर्ग होगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है, टी ए से निकाला है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है तो वो स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो यहाँ हमने क्या क्या करें, देखो टी ए से निकाल लिया है, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और साथ में आयतन, तीनों चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के निकाल ली है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर थोड़ा सा शायद पॉइंट में फ़र्क आ जाए, पॉइंट में फ़र्क इसलिए आएगा क्योंकि हमने जो एल निकाला है 49.6 है। ठीक है, एक पॉइंट आगे भी निकालते तो आंसर में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता था। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी सही है। आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें है हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्ने के एक रस से गुड़ बना रहे हैं। देखो गन्ने के रस से गुड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब शिरा, मतलब सिरा बना लिया है, जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के सांचे में ढाला गया है। भाई शंकु का मतलब समझ लो बाल्टी में डाल रहे हो रस को। ठीक है, और बाल्टी में डालने के बाद क्या हुआ, डाला, जिनमें प्रत्येक दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 और 35 सेंटीमीटर है। मतलब मैंने यहाँ पर एक बाल्टी से ही बना दी। ठीक है, इसमें इसने क्या रखा है भाई, व्यास दे रखा है दोनों का, व्यास कितना कितना दे रखा है, पहले का 30 है, 30 मतलब त्रिज्या इसकी 15 आ जाएगी। इसमें कितना है 35 है, ये 35 वाला बड़ा है, बड़े वाले को 35 में लेके जाते हैं भाई, ये 35 है तो 35/2 हो जाएगा, ये 30 है तो मतलब 30 का आधा 15 हो जाएगा, ये चीज़ आएगा हमारे पास। ठीक है भाई, 30 और 15 हो गया।
तथा सांचे के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, देखिए आकृति के अंदर क्या है, आकृति मैं बना ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 14 दे रखी है। मतलब यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसे कहा जाता है, ठीक है, ये 14 है, ठीक है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब रस का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है, यानी इसने कह भी रखा है कि क्या, मैं दिया है मैं लिख देता हूँ, स्टार्टिंग में दिया है कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ें दिया है वो लिख देते हैं, ठीक है। इसमें लिख देते हैं छोटी त्रिज्या कितनी आ रही है, इसको छोटा आर लिखा, और ये आ रहा है हमारा 30/2 यानी 15 आ रहा है, और ये क्या है, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। अगर मैं बड़ी त्रिज्या की बात करता हूँ तो बड़ा आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35/2 आ जाएगा। ये तो काटेंगे नहीं तो इसको ऐसे रहने देते, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद इसने कह रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है, मतलब छिन्नक की ऊंचाई, जिसे हम मानेंगे h, और ये हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये चीज़ दे रखी है। और साथ में हमें दे रखा है क्या, और साथ में हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1.2 ग्राम है, 1.2 ग्राम है, यानी हमें क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1.2 ग्राम, इतनी चीज़ें दे रखी हैं। अब बोला है तो प्रत्येक सांचे में भर सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब इसके अंदर क्या है, पूरा गुड़ भर दिया गया है, ठीक है। और भरने के बाद आप बोल रहे हैं इसका दाब कितना, द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना द्रव्यमान है। तो हम क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान पूरे का निकालेंगे, मतलब इसका आयतन निकालेंगे, और आयतन निकाल के 1.2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो भाई पहले देख लेते हैं इसका आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें आयतन के फॉर्मूले में आयतन लिखते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, तो इसका आर आ रहा है, पहले तो एच लिख लेते हैं, एच कितना है 14, और आर की बात करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 15 का वर्ग प्लस में 35/2 का वर्ग गुने में, सॉरी प्लस में 15 गुने में 35/2, जी हमारे पास टोटल आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व क्या आ रहा है, तो पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और 3 नीचे है तो 3 गुने में 7 आएगा, और गुने में ऊपर आ रहा है 14। इसके साथ गुने में यहाँ की बात करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है भाई 225, ठीक है। 35 का वर्ग कितना होता है, तो 35 का वही जो थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी मैंने, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का 3 चौक 12 होता है, मतलब कि 1225 आ जाएगा बटे में 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर गुना करेंगे तो यहाँ गुना करते ही कितना आ रहे हैं, तो 15 तिया 45, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, और 15 तिया 45 और 7 52 हो जाएगा, और बटे में 2 है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब इसका हम एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 22 गुने में 14 बटे में 3 गुने में 7 गुने में, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और 4 से ये गुना हो जाएगा, तो 4 से गुना होते ही कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 900 हो जाएगा गुना करके, ठीक है। और ये आ रहा है 1225, और इसको अगर गुना करते हैं तो ये 2 से भाग होगा 2 आएगा, 2 से ऊपर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1050, ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। अब कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, जैसे कि यहाँ से 2 से ये कटा तो 7 आ गया, 2 से ये कटा तो 11 आ गया, 7 से ये कटा कट गया, तो अब फाइनली हमारे पास आ रहा है 11/3 गुने में, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो इसमें हम देख सकते हैं भाई 1000 है, और ये 1950 हो जाएगा, या 1900 को इसमें जोड़ देते हैं, तो 1900 को इसमें जोड़ोगे तो यह 2125 हो जाएगा। अब वो हो जाएगा 3125, 3175, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ गुना हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड में करके भाग तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में करके इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसमें दे रखा है
11 गुने में 3175, 11 गुने में 3175 और बटे में दे रखा है 3। ठीक है, चलो ठीक है। ये तो इसका आ गया आयतन, और ये आया कितने में, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। और हमें क्वेश्चन में पता था क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1.2 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम सीधे निकालते हैं द्रव्यमान, क्या पता कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। द्रव्यमान की बात करें तो कितना होगा द्रव्यमान, तो ये होगा 11 गुने में 3175 बटे में 3 गुने में, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है तो इतने का क्या होगा, तो इसके साथ वो गुना हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1.2 मतलब क्या है, इसमें पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो नीचे 10 लग जाएगा, 3 चौक 12 कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है हमारे पास, तो इससे कटा ये 2 और ये आ गया 5, 5 से ये कट जाएगा, 5 6 30, 5 3 15 और 5 25, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 22 गुने में 635। अब 635 के साथ गुना करना चाहें तो 635 को 22 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12। सेम दोबारा लिख दिया हमने, 07931, मतलब हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 13970, इतने ग्राम आ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो केजी क्या होता है, 1000 ग्राम का 1 केजी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13.97 केजी, ये इसका केजी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया है और एंड ये है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए उदाहरण नंबर 14 पे आते हैं। तो उदाहरण नंबर 14 क्या कहता है, धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार की है। ठीक है, जो कि उसी धातु से बने खोखले बेलन पर आधार पर आरोपित है। यानी हम बात करें कि एक बाल्टी हमारे पास है, इसको हम बात करते हैं तो ये बाल्टी हमारी कुछ ऐसी है। ठीक है, अब बाल्टी का तुमने देखा होगा उसके नीचे एक बेलना आकार का कुछ ऐसा बना होता है, ये लोहे की बाल्टी जो आपने देखी हुई कुछ ऐसा होता है, तो ये इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसने कहा है शंकु मतलब छिन्नक जो है वो किस पे है, बेलन के ऊपर है। ठीक है, अब इसने कहा है इसी बाल्टी के दोनों वृत्तों के शिराएँ कितनी है, 45 और 25 है। व्यास जो इनका है वो कितना है, 45 और 25 है। यानी इसकी बात करें तो ये 45/2 आएगा और ये कितना आएगा, ये आएगा 25/2 आएगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहा है तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ये ऊंचाई ये कितनी है, तो ये है 40। बहुत अच्छी बात है। चलो उसके बाद क्या रखा है कि आधार की ऊंचाई, इसने कहा है बाल्टी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी 40 कहा, क्या कहा है, बाल्टी की ऊंचाई है। बाल्टी की ऊंचाई का मतलब क्या है, ये 40 पूरा ये बाल्टी की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये 6 है जो कि इसने क्या रखा है, अभी क्या कहा है कि बेलन के आधार की ऊंचाई कितनी, 6 है, और बाल्टी की ऊंचाई पूरे बाल्टी की कही है, ना कि उसने छिन्नक का कहा, इसलिए हमें पूरा बाल्टी लेना पड़ा। ठीक है, तो ये पूरा 40 का है, तो ये कितना का होगा, तो 40 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34 का आ जाएगा। तो वो भी देखेंगे। चलो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कितनी चादर लगी इसको बनाने में वो निकालना है। ठीक है, और बाल्टी की मुठिया को इसमें से सम्मिलित नहीं किया गया, मतलब मुठिया क्या है, जो साइड में पकड़ने वाली डंडी होती है, कुछ इस तरह की डंडी है जो आपको देख सकते हो एनसीईआरटी में डंडी ऐसी बनी हुई है, तो उस मुठिया को नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है, मतलब इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है वो देखना है। तो पानी का मतलब आयतन निकालना है, चादर का मतलब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कौन सा, तो यहाँ हम बात करेंगे इसमें ढक्कन कहाँ का लगा है, तो ऊपर ढक्कन तो नहीं लगा इसमें, लेकिन यहाँ इसका जो तली है उसमें तो ढक्कन है, यानी हम क्या निकालेंगे, एक तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और नीचे जो ढक्कन लगा है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, और साथ में नीचे जो बेलन है वो तो खोखला है तो उसको भी ऐसा उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसको हम पूरा देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है हमें इंक्लूड में क्या क्या लिखेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं भाई इसकी त्रिज्या दे रखी है, हम दे सकते हैं भाई छोटी त्रिज्या
इसको मैंने r माना और ये दे रखा है हमें 25/2। बहुत बढ़िया। अब कहते हैं बड़ी त्रिज्या, ये कितना दे रखा है, बड़ा r दे रखा है और ये दे रखा है 45/2। ये भी बहुत ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई जो है ये दे रखी है क्या, तो ये h दे रखी है, छोटा h मैंने मान लिया, और ये दे रखा है हमें 6, सारा सेंटीमीटर में है। ठीक है भाई। और क्या क्या चीज़ दे रखी है हमें, तो हमें पूरे की ऊंचाई दे रखी है। बाल्टी की ऊंचाई इतनी है तो हम कह सकते हैं छिन्नक की ऊंचाई, ये कितनी होगी, तो ये होगी हमारे पास 40 - 6 होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 34 कह सकते हैं। ये कैपिटल H मान लेते हैं, इसको बड़ा वाला H मान लेते हैं जो कि 34 है, तो ये 34 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई। अब क्या चाहिए हमें, इसमें से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब L का मान भी निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें L भी निकाल लेते हैं। भाई ये L कितना है, L भी निकाल लेते हैं। L का फॉर्मूला क्या होता है, तो L का फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट में, क्या होगा, अंडर रूट में ये H और H का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, H का स्क्वायर प्लस में R माइनस में R का स्क्वायर, ये चीज़ था। और इसके लिए क्या हो जाएगा, तो H हमें दे रखा है 34, R की बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास 45/2 माइनस में 25/2, ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर 34 का वर्ग कितना होगा, तो 34 का वर्ग आ रहा है तुम्हारा 1156, प्लस में 45 में से 25 गया, 20 बचा, 20/2, 20/2 यानी ये कट जाएगा और ये 100 बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये कट के 10 आया है और 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है, 100 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1256। चलो भाई 1256 आ गया। ठीक है, इस 1256 को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा कि 1256 कितना आ रहा है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल L को देख लीजिए, L हमारा इतना आ गया। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ें ठीक हैं। अब हमें जो क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं। तो हमें निकालना है इसमें CSA, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम देखते हैं बाल्टी का क्षेत्रफल। इसमें हमने लिख दिया बाल्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, बाल्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बाल्टी के क्षेत्रफल के लिए पहले तो छिन्नक का CSA यही होगा। तो यानी हम कह सकते हैं CSA यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका है, छिन्नक का। ठीक है, प्लस में CSA किसका होगा, बेलन का, यही होगा। और प्लस में क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि एक वृत्त भी तो है। ठीक है, एक वृत्त भी है इसमें, यानी हम इसमें कह सकते हैं पहले तो इसके चारों तरफ का निकलेगा, नीचे वाले के चारों तरफ का निकलेगा, और बीच में जो गोला सा रह गया उस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, छिन्नक का CSA क्या होता है, πL, और यहाँ आ जाएगा R प्लस में R, ये चीज़ होगी। और यहाँ बेलन की बात करें तो ये होता है 2π और R और H होगा। और वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो ये छोटा वाला वृत्त है, यानी कि πr² होगा। ये मान सारे आ रहे हैं, यही चीज़ होगा। L जो हमारा निकला था, L कितना निकला था हमारे पास, L निकला था 1256, L निकला था हमारे पास रूट में 1256। ठीक है, ये L को भी हमें याद रखना है। तो पहले L को ढंग से निकाल लेते हैं, इतना बड़ा रूट नहीं लिखना, हमें ढंग से जो भी आंसर आ रहा है वो लिख लेते हैं। तो 1256 को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1256 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर मतलब ये कितना बन जाएगा, तो 3 तिया 9 बन रहा है। ठीक है, 3 बचा, ऊपर से आया 56। ठीक है, ये 56 आ गया। अब 3 तिया 9 कर सकते हैं, अब 9 करके तो आ ही गया। अब ये 3 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब किससे होगा, तो 6 पंचे 30 तक जा रहा है, तो हम 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, ये आ रहा है। यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 3 बचा, 31 आ गया। अब लगाया हमने यहाँ पे पॉइंट और यहाँ आएगा 00, ये आएगा। अब देख सकते हैं 65 और 5 कितना आ गया, 70 आ गया। अब 70 से उसको करना चाहें तो कितने पे आ जाएगा, तो 70 से 7 पे कितने पे जाएगा, तो 7 पंचे 35 है, 7 चौक 28, 4 पे होता है। तो हम इसको 4 पे ले सकते हैं। 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 और 4 0 0 और 1 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ गया, ये आ गया।
अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई क्या चीज़ आएगा, तो यहाँ से एक हासिल गया तो 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, और यहाँ पर क्या है 0 रह गया था तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 284 आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो पॉइंट लगा हुआ है ही, डबल जीरो आ जाएगा इसमें। अब ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 708 आ गया। अब इसमें क्या करें तो 7 चौक 28 लगभग 4 पे ही जाएगा, तो हम 4 तक लिख लेते हैं सर, तो इतना ठीक है। और ये 35.44 कर सकते हैं, इतने पे लेके हम चल लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ और ये आ रहा है 35.44, यानी हम इसको लिख सकते हैं 35.4, ये हमारा एल आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर इसका मान रखते हैं, पाई का मान देखो तीनों में पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। एल की बात करते हैं तो एल कितना आ रहा है, तो एल आ रहा है हमारे पास 35.4 आ रहा है। और आर की बात करें तो आर हमारे पास कितना था, तो छोटा आर दिया हुआ था 25/2 और बड़ा आर दे रखा था 45/2, तो इसको लिख सकते हैं 25/2 प्लस में 45/2। ठीक है, इधर पाई हमने कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, और आर क्या है 25/2, और एच कितना है, तो ये क्या है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी थी 6 थी, देख सकते हो बेलन की ऊंचाई कितनी है 6। चलो तो बेलन की ऊंचाई को 6 लिख दिया हमने। प्लस में पाई की बात करें, पाई तो बाहर चला गया, ये आ गया 25/2 गुने में 25/2। ये हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो पाई का पाई आ गया, यहाँ पे आ गया 35.44, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम 25 और 45 जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है हम लिख सकते हैं 70/2 आ गया। ठीक है, प्लस में यहाँ 2 से 2 कट गया और 6 से इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 18, 6 पंचे 30, मतलब ये आ रहा है 210, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 150 आ रहा है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है 25/25 625 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 625/4 आ गया। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है इसका, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 4 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 22/7 गुने में इसका एलसीएम आ गया 4। अब यहाँ से 2 इससे गुना होगा तो 2 से गुना होते ही ये कितना हो जाएगा 35.44 गुने में 2 से गुना करती है 140 हो जाएगा। प्लस में ये 4 से गुना होगा 150। ठीक है, 150 4 से गुना होती 600 आ जाएगा, और प्लस में 625 है। ये चीज़ें हमारे पास आ रखी हैं। ठीक है, चलो भाई अब इसको अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये हमारे पास आ सकता है 22/7 और 6 6 1200 हो जाएगा। 14 को पहले हम गुना कर लेते हैं 35.44 से। 35.44 है, उसको हम किससे गुना करेंगे 14 से। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 4 चौक 16, 6 यहाँ से ले 4 चौक 16 17, और 4 पंचे 20 1 21, और 4 तिया 12 और 13 14 यार है। बाकी 4 4 5 3 6 4 3 7 4 11 का 1 हासिल 1 5 6 5 4 9 और 3 1 4, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, देखो 0 भी है यहाँ पे, तो 0 से पॉइंट एक और आगे चला जाएगा, तो यानी हम लिख सकते हैं 1 4 9 6 पॉइंट यहाँ नहीं है, प्लस में ये 6 6 1225 है, और बटे में 4 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है 22/7, और गुने में इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ रहा है, ये इसमें हम जोड़ देते हैं, ये 4 आ रहा है, 14 नहीं 4 आ रहा है, 4 9 6 1 6। ठीक है, इसको अगर इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जोड़ ही देता हूँ, 1225 है, तो 5 1 6 6 2 8 9 2 11 और 6 11 हमारे पास, यानी हम लिख सकते हैं 6186.6, ये चीज़ आ गया। अब इसको आप गुना करके भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें 7 है, 4 को भी लिखना बाकी रह गया था, तो इसको हम भाग करेंगे, इसको क्या करना है आपको गुना करना है और भाग करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इस बाल्टी का टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा, भाई कितना क्षेत्रफल हमें सीट चाहिए होगी जिससे कि ये बाल्टी बन सके। ठीक है, तो चलो भाई ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हमें कहा गया था भाई पानी का आयतन भी बताना था इसके अंदर। पानी के आयतन के लिए क्या करते हैं, तो यही आर एच हमारे पास है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे।
तो हम आते हैं अगली स्लाइड में। जैसे आयतन की बात करें, आयतन, तो आयतन कितना है, तो 1/3 पाई एच, एच कौन सा वाला आएगा, तो बड़ा एच आएगा, क्योंकि हम ले रहे हैं बाल्टी का पानी, तो ऊपर भरा जाएगा ना, पानी ऊपर साइड भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कि पानी इसके अंदर भरा जाएगा, तो इसकी ये वाली एच लेनी है, ठीक है। और ये एच कितना है हमारे पास, तो इसकी एच हमें लिखी हुई है, छिन्नक की ऊंचाई एच हमें 34 दे रखी है, ठीक है। चलो भाई ये आ रहा है, और उसके साथ यहाँ पर आता है क्या, तो आर का वर्ग प्लस में बड़े आर का वर्ग प्लस में आर गुने में आर, यही था। तो हम कह सकते हैं 1/3 पाई की जगह 22/7 आएगा, और ये एच हमें दे रखा था 34, और छोटा आर हमारे पास कितना था, छोटा आर था हमारे पास 25/2, इसका वर्ग था, प्लस में बड़ा आर जो है वो 45/2, इसका वर्ग था, प्लस में आया था 25/2 गुने में 45/2, ठीक है। ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। चलो भाई अब इसको हम देख लेते हैं, तो ये 22 गुने में 34 है, बटे में 7 या 21 है, 25 का वर्ग करें तो यह आएगा हमारे पास कितना, 625 बटे में 4, 45 का वर्ग करें तो ये कितना आ रहा है, तो 25 4 पंचे 20, ये इतना आ रहा है, प्लस में इसकी बात करें तो ये आ रहा है 25 चौके 100 मतलब 1000, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 1125 बटे में 4, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा, 22 गुने में 34 बटे में 21 गुने में, इनको जोड़ देंगे क्योंकि एलसीएम तो इसका 4 ही आ रहा है, इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ते क्या हो जाएगा, 625 को जब यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 750, मतलब 1750 होगा, और फिर 3750 3775, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर जो कट सकता है उसको काट देते हैं, इसे 2 से ये कटा तो ये 11 आ जाएगा, 2 से ये कटा तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ से कट सकता है हमारे पास, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 7 से काटना चाहें तो 7 या 21, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, नहीं 7 से नहीं कटेगा, तो अब इसे हमें गुना करके ही भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर तो ये इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा पूरा 33,615.4 के लगभग आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और हमें मालूम है, क्या पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 लीटर होता है, ये हमें पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर आ रहा है, तो इसको अगर करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 1000 से डिवाइड करते कितना आ रहा है, 33.6, लगभग 6 कह सकते हो, 6 लीटर, इतनी इसकी धारिता हो जाएगी, यानी कहा जाए इतने लीटर पानी इसमें भरा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या कर लिया, तो पहले तो हमने देख लिया कि भाई क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पहले वो निकाला, उसके बाद हमने इसका क्षेत्रफल निकाला था, जिसको आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और उसके बाद हमने निकाल दिया इसका आयतन, कि आयतन कितना आ रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके उदाहरण को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आएंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन पे, कि प्रश्नावली में क्वेश्चन किस तरीके के हैं। तो प्रश्नावली की बात करें तो इसमें क्या रखा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई की वैल्यू यही लेनी है, ठीक है, जब तक कोई पाई की अलग वैल्यू ना दी जाए तो यही वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब दे रखा है पानी पीने वाला एक गिलास है जिसका 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। भाई गिलास इसने कुछ इस तरह का गिलास कर दिया है तो जनरली इस तरह का ही गिलास है, ठीक है। अब इसका इसने क्या रखा है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई दे रखी है 14, यानी हम बात करें तो इसके अंदर ऊंचाई दे रखी है 14, ये 14 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आकार, दोनों वृत्ताकार सिरे पर व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अगर व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 होगी, अगर व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 होगी। ये चीज़ें मतलब छोटा आर 1 है और बड़ा आर ये 2 है, ये चीज़ें हमें दे रखी है इसमें। चलो भाई अच्छी बात है। उसके बाद कह रहे हैं इस गिलास की धारिता बतानी है। भाई इस गिलास की धारिता मतलब इसका वॉल्यूम, मतलब आयतन निकालना है इसका, ठीक है। तो अगर मैं आयतन की बात करूँ तो आयतन गिलास की बात करूँ तो फार्मूला वही था हमारे पास, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, फिर बड़ा आर स्क्वायर प्लस में आर गुने में आर, यही चीज़ थी हमारे पास, ठीक है।
तो हम इसमें कर सकते हैं 1/3 तो ठीक है, पाई की जगह 22/7 लिया, और h की जगह h का मान क्या है, तो h का मान हमारे पास 14 है, तो 14 ले लिया। r की बात करें तो r कितना आ रहा है, तो एक आ रहा है 2 का स्क्वायर, एक आ रहा है 1 का स्क्वायर, एक आ रहा है 2 गुने में 1। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। 7 दूनी 14 काट दिया हमने, तो ये बच गया कितना, 22 दूनी 44 बटे में 3 आ गया। इधर की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 होगा, और ये 4 3 7 7 आ रहे हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3, और 3 और 4 7, मतलब हम 7 कर सकते हैं। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 और 28 2 30, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग करते कितना आ रहा है, इसको भाग करेंगे तो 3 3 एकम 3 0, ठीक है, ये आ गया 3 0, और 3 दूनी 6 पॉइंट 2 बच गया, तो 6 6 इतने सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी धारिता हो गई। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसकी धारिता आ गई है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक शंकु के छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 है। मतलब हमने एक शंकु बना दिया यहाँ पे, ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 है। चलो भाई इसकी तिर्यक ऊंचाई 4 दे दी, यानी एल का मान 4 दे दिया। ठीक है, इसके वृत्तीय सिरे के परिमाप दे रखा है, परिमाप दिया, आपकी बार नया कुछ दिया है, परिमाप दिया है। तो परिमाप क्या दे रखा है इसमें, परिमाप की बात करें, यहाँ पे परिमाप आ रहा है इसका, परिमाप की बात करें तो परिमाप होता क्या है, तो मैं कह सकता हूँ 2πr, ये परिमाप होता है। अगर मैं कहूँ कि भाई ऊपर वाले को हमने बड़ा आर लिया है और नीचे वाले को छोटा आर लिया है, ठीक है, तो बड़े आर की बात करें तो ये बड़ी त्रिज्या है और छोटा आर छोटी त्रिज्या है, इसी को लेके हम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर देखिए 2πr कितना दे रखा है, देखो छोटे वाले की बात करें, छोटा वाला कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहाँ से मैं आर का मान निकालूँ तो कितना आएगा, 6/2π आएगा, 2 से ये कट गया 3, मतलब 3/π आ रहा है। इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, दूसरे की बात करें, नीचे वाला ऊपर वाला परिमाप जो दे रखा है वो 2πr दे रखा होगा, और ये कितना है, 18 है, ये 18 दे रखा है। यहाँ से r का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 18/2π आएगा, 2 से कटाई तो ये 9 आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 9/π, ये आ रहा है बड़ा वाला r। ठीक है, अब कहा है कि छोटा और बड़ा आर हमने निकाल लिया है, अब कहा है इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सी ऐसे कहते हैं। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, तो निकलेगा पाई एल और आर प्लस में आर, यही चीज़ होगा। पाई को पाई रहने देते हैं, एल कितना है, तो एल की बात करें, एल देखो छिन्नक का दे रखा है, कितना है, 4 दे रखा है, तो मैंने 4 लिखा। इस आर की बात करें तो 3/π है, इस आर की बात करें तो ये 9/π है। अब इसमें देख सकते हैं तो 4π गुने में 9 3 12/π आ जाएगा। भाई सेम बेस है तो फिर नॉर्मली ऐड हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा वो। अब पाई से पाई कट गया, 12 चौक 48, यानी हम कह सकते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो क्या है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखो ये टोपी आपके पास तुर्की टोपी है, ये छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब कहा जाए नीचे जो है ये इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 है। ठीक है भाई, और उसके बाद ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है, 4 है, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या मैंने लिख दिया 4, यानी कहा जाए तो छोटा आर कितना है, 4 है, और बड़े आर की बात की जाए तो ये 10 है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या, ऊपरी सिरे क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई जो है वो 15 है। तिर्यक ऊंचाई बोले तो ये वाली बात, तो ये 15 दे रखी है। ठीक है, ये 15 दे रखी है, तो यानी हमने कह दिया भाई एल जो है वो 15 है। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। इससे इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, अब देखो इसको बनाया जा रहा है, बनाने का मतलब अब देखो एक साइड से तो खुला है, टोपी है तो एक साइड से खुली होगी, यानी हमने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और ऊपर तो ढका हुआ है ना, ऊपर ढका हुआ है तो एक वृत्त को भी जोड़ना है, यानी हम करते हैं क्या, टोपी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, पाई एल आर प्लस में आर लिखेंगे, और प्लस में एक ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया क्या, एल आर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान लिखा 22/7,
एल कितना है, तो एल की बात करते हैं तो ये 15 है। छोटा आर कितना है 4, प्लस में बड़ा आर कितना है 10, प्लस में 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 22/7 15, 15 को हम 14 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 को 14 से गुना करने के कितना हो जाएगा, 15 दाएँ 50 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 दाएँ 150 और 60 210 आ जाएगा। 210 प्लस में 16, यानी हम कह सकते हैं 22/7 गुने में आ रहा है 226 आ रहा है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ अगर गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, तो कुछ कट रहा है, 7 या 21, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, वैसे डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, तो हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो 226 को 22 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4, यानी 2 5 4 करके 2 7 9 और 4 हम कर सकते हैं इसको क्या 4 9 7 2 बटे में 7 कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 से इसको भाग अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 एकम 7 बचा 2, पॉइंट में ये हमारे पास आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दाएँ 70, $710 और आ जाएगा 2/7, 2 मतलब 710 सही 2/7 ही लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना है 710 सही 2/7 आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। चलो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या रखा है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्ना के आकार का है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 16 है और नीचे और ऊपर की त्रिज्याएं कितनी हैं 8 और 20 है। अब इसने क्या कहा है, ऐसा कुछ है छिन्नक जो ऊपर से खुला है इसने कहा है, और नीचे कितना है 8 है और ऊपर कितना है 20 है। ये चीज़ क्या रखी है। चलो ठीक है, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कह रखा है कि 1 लीटर दूध की कीमत जो है वो 20 रुपये है। ठीक है, 1 लीटर की कीमत कितनी होती है 20 रुपये। अब बोलोगे बहुत महंगा दूध है, सस्ता बहुत सस्ता दे रहा है। अरे कोई बात नहीं, बुक पुरानी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लीटर कितना आ गया 20 रुपये का आ गया। अब इसने क्या रखा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने के लिए दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य। अब देखो इसकी ये धातु की चादर से बन रहा है तो इसका मूल्य जो दे रखा है 8 रुपये प्रति 100 ग्राम, मतलब कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वो कितने रुपए का है 8 रुपये का है। ठीक है, ये भी 8 रुपये का है। चलो भाई 8 रुपये का है मान लिया। अब इसमें दोनों चीज़ निकालनी है। अब देखो बात ऐसी है, अगर मुझे निकालना है लीटर यानी भरने वाली बात है तो निकलेगा आयतन। अगर निकालना है मुझे मूल्य उसके चादर को बनाने का तो क्या करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो दे रखी है इसमें अंदर त्रिज्या छोटी वाली दे रखी है, कितनी है 8 है। बड़ी त्रिज्या दे रखी है वो है 20 सेंटीमीटर में। चलो बहुत अच्छी बात है। और ऊंचाई जो दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 16, ऊंचाई दे रखी है 16, यानी h कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगर हम L निकालना चाहें तो L कितना आएगा, तो L हमें पता है, L निकालने का फॉर्मूला था h² प्लस में बड़ा R माइनस में छोटा r का होल स्क्वायर, यही होता है। तो h हमारे पास कितना है 16 का वर्ग आएगा और प्लस में 12, बड़ा R में से छोटा r गया, मतलब 20 में से 8 गया, इसका वर्ग आएगा। 16 का कितना होता है तो 256 और 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144। इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 20, यानी इसका L कितना आ रहा है तो इसका L आ रहा है 20। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आते हैं सबसे पहले आयतन पे। तो इसके आयतन की बात करते हैं। आयतन में सीधे फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, तो 1/3 आ जाएगा, गुने में
अब देखो क्या होता है, पाई का मान कितना दे रखा, 3.14 कर दिया। और उसके बाद क्या आता है, एच आता है। एच कितना दे रखा है हमें, एच दे रखा है 16, तो 16 लिख दिया। अब उसके बाद है आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, तो 8 है। 8 का वर्ग प्लस में 20 का वर्ग प्लस में 8 गुने में 20, यही चलेगा हमारे पास। ठीक है, चलो भाई इसको देख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 3.14 गुने में 16 बटे में 3 है। और यहाँ की बात करें तो ये 8 64 आएगा, और ये आएगा 400, और प्लस में 8 दूनी 16, 160 आएगा। ठीक है, चलो भाई 3.14 गुने में 16 बटे में 3 आ रहा है। और यहाँ की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो 6 6 12 224 आ जाएगा, और ये 624 आ जाएगा, 624 है। ठीक है, अब इसमें कुछ कट रहा है, 624 है, कुछ कट रहा है इसमें, तो 3 से ही कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, ये आ गया आपका पास। अब इसको हम गुना करेंगे, इसको गुना करने पे ये आंसर हमारा आएगा। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, गुना करते ये आएगा आपका 10,449, 10,449 के अप्रॉक्स लगभग आएगा। ठीक है, तो पॉइंट में कुछ चीज़ें आएगी। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, इतने किस में आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं आयतन। और हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 1 लीटर होता है। तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, 1000 से भाग करते ही 10 पॉइंट में 5 लीटर कह सकते हो, यानी 10 साढ़े 10 लीटर करीब ये यहाँ पर आ रहा है आपका दूध जो आ रहा है। अब 10.5 लीटर आ रहा है, इसने बोला है 20 रुपये लीटर है। ठीक है, तो कुल मूल्य कितना आएगा, तो लिख सकते हो कुल दूध का मूल्य, दूध का मूल्य कितना आएगा, तो इसमें लिख सकते हैं हम 10.5 गुने में 20 रुपये के हिसाब से। अब 20 रुपये के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 रुपये, 210 रुपये। यानी हम कह सकते हैं भाई कुल मूल्य इस बाल्टी को भरने का 210 रुपये, ये बाल्टी 210 रुपये में कंप्लीट भर जाएगी। ठीक है, चलो ये तो निकल गया हमारा इसका आयतन, और आयतन से कॉस्ट निकल गया, इसकी मूल्य निकल गया। अब हमें निकालना क्या है भाई, कितनी चादर लगेगी इसमें, कितने रुपए की चादर। तो उसके लिए हम आते हैं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेते हैं। इसके अंदर हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी हम कह सकते हैं ये जो बाल्टी है का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यही है पाई एल आर प्लस में आर, ये चीज़ होगा। और प्लस में बाल्टी में नीचे भी तो था, नीचे से बंद है तो दूध गिर जाएगा, तो ये है पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, पाई तो ठीक है, कॉमन ले लिया। एल का मान कितना आ रखा है, तो एल का मान है 20 आ रखा है। ठीक है, चलो भाई एल का मान 20 आ रखा है, तो एल के मान 20 को भी रख देते हैं। आर कितना है हमारे पास, देखो एल का मान हमने रखा 20, और आर है 8, प्लस में बड़ा आर है 20, प्लस में पाई है, और आर कितना है 8 का वर्ग। इसको देख सकते हैं, पाई अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुने में 28 प्लस में 64, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब 28 को 20 से गुना करेंगे तो पाई का मान रख सकते हैं। पाई का मान रखने के लिए कहा गया है 3.14। ठीक है, इसमें 28 दूनी 56, 560 प्लस में 64 आ रहा है, और इसको कर सकते हैं 3.14 गुने में 6 6 12, 624 आ रहा है। ठीक है, 624 आ गया। अब 624 को जब हम गुना करेंगे इससे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसको कर सकते हैं हम, इसको तो गुना करना ही पड़ेगा पूरा। 624 है, 3.14 है, तो 1 4 से करके 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, और 6 चौक 24 आ गया। अब 4 2 6 आ जाएगा, और 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, और 6 तिया 18, 6 तिया 18 आएगा। 6 9 4 13 का 3 हासिल 1, और 9 आएगा, और 7 2 9, और 6 15 का 5 हासिल 1, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। मतलब यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 1959.36, ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या रखा था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था भाई 8 रुपये का। तो भाई इतना कितने का होगा,
तो इतने के लिए क्या होगा, तो हमें निकालना है 19,559.36। तो इसको 100 से भाग करना है और गुने में 8 करना है। ये क्या होगा, कुल चादर का मूल्य होगा। ठीक है, चलो भाई, इसको अगर हम 100 से भाग करते हैं, इसको 59 की जगह हम 60 तक भी ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे 100 से भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 19.596, जिसको मैं 6 लिख देता हूँ, 19 पॉइंट में 6 लिख सकते हैं और गुने में 8 कर देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 का 8 और 8 9 72, 72 और 4 76 और 8 1 8, 8 और 7 15। यानी हमारे पास आ रहा है इतने रुपए की चादर लगेगी। ठीक है, तो ये कॉस्ट हो गई हमारी चादर की। और दूसरे वाली कॉस्ट जो आ गई थी, ठीक है, ये चादर की कॉस्ट आ गई है। और ये वाली जो आ गई थी हमारी क्या आ गई, दूध की आ गई थी। ठीक है, चलो ठीक है, दूध की और चादर की हमने दोनों निकाल लिए, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, वाले एक शंकु को ऊंचाई के बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। अब यहाँ पर देख लो, एक शंकु, कुछ ऐसा शंकु दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक तल काट रहा है, इसको ऐसे ही तल काट रहा है। कैसे काट रहा है, ऊंचाई के बीचों बीच काट रहा है। ठीक है, बीचों बीच, यानी मैंने यहाँ पर ये किया है, तो यहाँ पर ये आर आ रहा है, ये बड़ा आर आ रहा है और ये छोटा आ रहा है। ठीक है भाई, बीचों बीच काट दिया है। अब इसने कहा है इसकी जो ऊंचाई थी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसका कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। अब इसको बीच से काटोगे तो क्या हो जाएगा, तो बीच से काटते ही हमारे पास आ जाएगा ये 10 का आ जाएगा और ये भी 10 का आ जाएगा। चलो भाई, ये भी ठीक है, 10 10 के दोनों आ गए, बहुत अच्छी बात है। चलो 10 का आ गया, 10 का आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, उसके बाद कह रहे हैं जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। तल जो है शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु छिन्नक, ये जो छिन्नक है, छिन्नक जो नीचे जो कटने के बाद क्या बचेगा, नीचे छिन्नक ही बच जाएगा। छिन्नक की बात करें तो इसमें कितना है, इस छिन्नक से व्यास 1/16 वाले तार के रूप में, मतलब क्या किया है, नीचे जो छिन्नक है उसको पिघला के, चाहे फिर कह सकते हो उसको क्या कहते हैं, पीट पीट के तार के रूप में बनाया गया। उस तार की जो व्यास है वो 1/16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो ठीक है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, उसको पीट पीट के जैसे ही बनाया तो पहले तो हमें इसका आयतन पता होना चाहिए, तभी उसको हम तार से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका आयतन निकालना, और आयतन निकालने के लिए हमें सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। क्या, हमें दोनों आर पता होने चाहिए। ठीक है, दोनों आर पता होने चाहिए। चलो ठीक है, चलो दोनों आर पता होने चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका एक नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। अब एक त्रिभुज मैं देख लूँ यहाँ पर, यही बनाए तो एक त्रिभुज देख लूँ जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, ए है, बी है, सी है और यहाँ पर एक लाइन है। ये लाइन को अभी रहने देते हैं, ए बी सी है और ये कितने का है। अब देखो ये बीच में से जाता है तो ये तो कितने का आता है, ये बन जाएगा 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो एंगल आ रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो यानी मैं यहाँ लिख दूँ 30 डिग्री, सही है। और 30 का है, ये पूरा कितने का है, तो ये 20 का है। और ये कितने का है, तो ये कैपिटल आर, बड़ा आर है। यही है। अगर मैं कहूँ त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 10 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास 30 के सामने वाले को कहते हैं लंब, और जो 90 के सामने वाला रहता है, देखो 90 है तभी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पा रहे हैं। ठीक है, 90 के सामने वाले को कहते हैं कर्ण और जो बचा उसे आधार कहते हैं। तो लंब बटे आधार क्या कहलाता है, tan थीटा कहलाता है। ये हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा कहलाता है। तो tan थीटा हम क्या करेंगे, लंब क्या है हमारे पास, तो ये है BC और आधार क्या है AB। अब इसको लिख सकते हैं tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है और BC नहीं पता, R है वो, और ये कितना है 20 है। इस 20 को ऊपर ले जाएंगे तो 20/√3 आ जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया R, यार आ गया। ठीक है, अब हमें पता है इसको बीच में से काटा हुआ है। बीच में से काटने का मतलब क्या है कि यहाँ पर से बीच में से काटा हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है BPT परिमेय।
ठीक है, जो थेल्स परिमेय छठे चैप्टर में था त्रिभुज वाले में, कि अगर कोई भी रेखा समांतर में काटती है, ठीक है, समांतर में काटती है, तो जो इसका अनुपात होगा, जो बड़ी भुजा का अनुपात होगा, वही छोटे का अनुपात होगा। यानी हम कह सकते हैं, इसी के बाद कह सकते हैं, इसका नाम सी डी हो गया था, अब इसको लिखते हैं ई और एफ है। अगर इसमें लिख सकते हैं, अगर ई एफ समांतर है बी सी के, तब क्या होना है, तब हम लिख सकते हैं ए बी बटे में ए ई बटे में बराबर में क्या होगा, बी सी बटे में ई एफ आएगा। ठीक है ना, बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा, फिर बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा, ये अनुपात में होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें, बीपीटी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ बीपीटी में पढ़ा हुआ है, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान पूरा 20 है। ठीक है, ए ई का मान कितना है, तो ये तो बीच में से काट रहा था, तो देख रहे हो बीच में से काट रहा था, तो 10 ही होगा ये, तो हम इसको लिख देते हैं 10 है। और बी सी कितना है, आर है, तो आर का मान कितना हुआ है, 20√3 आ रखा है, तो 20 बटे में √3 लिख सकते हैं। और ई एफ क्या है, छोटा आर है, जो कि हमने छोटा आर लिया हुआ था, ये आर आ गया। यहाँ 20 से 20 कट गया, एक पे कट जाएगा, इस √3 को ऊपर, इस आर को ऊपर ले आते हैं तो आर ऊपर आ जाएगा, इस 10 को ऊपर ले आते हैं, इधर 10 इधर जाएगा, तो 10 बटे √3 आ जाएगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर आ गया भाई, आर आ गया। तो यहाँ से हमने देख लिया, देखो बड़ा आर निकाल लिया है और छोटा आर निकाल लिया है। ये दोनों आर निकालने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि हमें इसका आयतन चाहिए, और आयतन में छोटा आर और बड़ा आर तो चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, चलो हम इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो हम देख लेते हैं बड़ा आर, छोटा आर कितना आया है, बड़ा आर कितना आया है, और एच कितना आया है। ये 3 पॉइंट होने चाहिए, तभी हम आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई, बड़ा आर कितना है, 20 बटे में √3, बड़ा आर है 20 बटे में √3। छोटा आर कितना है, तो छोटा आर है हमारे पास 10 बटे में √3। ठीक है, और छोटा एच कितना है, अब छोटे एच की बात करें, ये वाला एच है भाई, इसकी ऊंचाई तो यही एच है, तो इस एच को कह सकते हैं 10 है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसका आयतन की, तो आयतन में हमारे पास क्या होता है, तो इसमें लिख सकते हैं हम 1/3 पाई एच। एच का मान कितना है हमारे पास, तो एच हमारे पास है 10, गुने में आर कितना हो रहा है हमारे पास, तो 10/3 का स्क्वायर होगा, 10 बटे में √3 का वर्ग, प्लस में 20 बटे में √3 का वर्ग, और प्लस में कितना आ रहा है, 10 बटे में √3 गुने में 20 बटे में √3, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, चलो अब इसको अगर करना चाहें तो 1/3 तो ठीक है, पाई की जगह 22/7 आएगा। अच्छा, इसी के साथ हम ले लेते हैं क्या चीज़ है, इसी के साथ अब देखो हमें क्या पता है कि इसको पिघला के तार बनाना है। अब तार के लिए क्या जाए, तो तार की त्रिज्या की बात की जाए, तो त्रिज्या क्या थी, तो भाई उसका व्यास 1/16 था, तो त्रिज्या क्या होगा, 1/2 और लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं भाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/32 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। और उसकी लंबाई हमें निकालनी है, तार की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तार की लंबाई निकालनी है, जिसको मैं मान लेता हूँ बड़ा वाला एच मान लेता हूँ। ठीक है, तार की लंबाई को बड़ा वाला एच मान लेंगे। चलो ठीक है, तार की लंबाई के लिए अगर बड़ा वाला एच मान लिया, तो यहाँ से इसका आयतन क्या है, देखो जो छिन्नक है उसी का आयतन तार के बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघला के तो तार बनाना है। तो हम लिख लेते हैं भाई, ये आयतन कितना हो जाएगा, पाई r²। आर कितना है, तो आर के मान हमने ले लिया है 1/32 पाई r², और एच कैपिटल एच आएगा, इक्वल टू में 1/3 है, पाई है, और ये 10 है, और गुने में यहाँ लिख सकते हो 100/3, प्लस में 200 का 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400/3, और प्लस में इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दाएँ 20 दाएँ 200/3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, देखो एच निकालना है तो बाकी को दूसरी तरफ, पाई से पाई कट गया, इस 32 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 गुने में 32 आएगा, गुने में 10 है और बटे में 3 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम
ये 700 आ गया और बटे में 3 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब इसको कर सकते हैं हम क्या, 32 गुना करेंगे तो 1024 आएगा और ये आ रहा है गुने में 7000 आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, गुना करते ही कितना आ जाएगा ये भाई, गुना करते ही 7 चौक 28, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 700 मतलब 6 ही आएगा, फिर 7 एकम 7 आएगा, ये आ गया। और इसमें 3 जीरो है तो 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे और बटे में आ गया ये 9। अब इसको हमें 9 से भाग करना है। ठीक है भाई, 9 से भाग करना है तो कितना होगा, 9 से 9 8 72 होता है, 9 7 63 होता है, तो 7 पे जाएगा। ठीक है, 9 से 63 हो गया। अब इसके बाद बचा कितना, बचा है इसमें 8, 8 और 6 9 9 में 81। ठीक है, बचा कितना, 9 9 में 81 के बाद बचा ये 5, 5 से 58 बचा। अब ये कितना हो जाएगा, 58 बचते ही 6 9 54, 9 6 54 तक जाएगा। ठीक है, और बचा कितना, 4 बचा, 4 के बाद जीरो जाएगा ये, तो यहाँ पर 40 है तो 9 चौक 36, 4 4.4 ये कुछ आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इतना आ गया। तो ये क्या आ गई है, ये इतने सेंटीमीटर लंबाई आ गई है। किसकी लंबाई आ गई, जो हमने एच माना था, तार की लंबाई। ठीक है, तो ये तार की लंबाई यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में इसको फुल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझा होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा ना लगा हो या फिर कोई चीज़ें आपकी रह गई हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने मैग्नेट बेंड के बारे में। तो इसमें बताना चाहूँगा आपको मैं, देखो मैग्नेट बेंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मिलती है फ्री एजुकेशन, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम में 100% फ्री। तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव्स में, क्लासमेट्स में इसको आप सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।